हेलो गाइस, स्वागत है आपका सीए फाउंडेशन की इस क्लास में। मैं हूं कृष्ण सर और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इकोनॉमिक्स। आज की इस क्लास में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि हम हमारी इस सीए फाउंडेशन की जर्नी में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, टोटल 400 मार्क्स की आपकी सीए फाउंडेशन होती है, जिसमें इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है वो है 100 मार्क्स। 100 नंबर की इकोनॉमिक्स आती है। अब इकोनॉमिक्स को यहां पे दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला सेगमेंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स और दूसरा सेगमेंट है, दूसरी बुक, दूसरा पार्ट, दूसरा मॉड्यूल जो है वो है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो देखिए बोर्ड की तरफ आप सब लोग, बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स, ये अपना एक मॉड्यूल है। और दूसरा मॉड्यूल है बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, जो कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। टोटल कितना हुआ? 100 मार्क्स। इसके अलावा, इकोनॉमिक्स के अलावा, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके लेक्चर्स अलग से डाले जाएंगे, तब हम उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये दो चीजें पढ़ने वाले हैं। अब भैया, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना, इसके साथ आप फैमिलियर हो चुके हो। देखिए क्या लिखा है यहां, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो मेजर पोर्शन है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसके अंदर क्या आने वाली है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हां। और ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये आपने कहीं पढ़ा है? कहां पढ़ा है? 11th क्लास के अंदर पढ़ा है आपने, या यूं कहूं 11th क्लास में आपने नहीं पढ़ा है। ये वही किताब यहां आ गई है। 11th में कौन पढ़ता है भैया? 11th तो मजे लेने के लिए होते हैं, है ना। अभी देख लो, कुछ लड़कों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर देखो पढ़ने के लिए गए थे 11th क्लास में, स्कूल भी गए थे, ट्यूशन भी ज्वाइन की थी सर, लेकिन क्या करें, ट्यूशन में एक सुंदर कन्या दिख गई थी सर, तो पढ़ते पढ़ते किसी और ट्रैक पे चले गए थे। ऐसा होता है, 11th में अक्सर ऐसा होता है, और बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता है। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसके बारे में आप 11th में पढ़ चुके हैं या 11th में आप नहीं पढ़े हैं, वही सब्जेक्ट यहां है। अप्रोच बदल जाएगी। वहां पे सब्जेक्टिव था टॉपिक, और यहां पे टॉपिक कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव टॉपिक रहेगा। यानी यहां पे एमसीक्यूज आएंगे। मेरा सब्जेक्ट जो है ये इकोनॉमिक्स, ये कंप्लीटली ऑप्शनल आंसर बेस रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एमसीक्यूज आएंगे, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। तो अप्रोच तो पूरी बदल गई। सेकंड लेवल भी चेंज है। 11th की जो बातें थी उससे एडवांस बातें आपको यहां देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ये कंप्लीटली, या बिजनेस इकोनॉमिक्स कहूं, ये कंप्लीटली हमारे लिए समझने वाला टॉपिक रहेगा। याद करना कुछ भी नहीं है यहां पे, सारी बातें समझनी होगी, लॉजिकल कंक्लूजन होंगे, और हम कम से कम 1000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। आपके टेस्ट लिए जाएंगे, उसके अंदर एटलीस्ट 1000 क्वेश्चंस आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के, बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर बात करते हैं बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। क्या है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज? देखिए, जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उसके बारे में यहां बात होती है इस बुक के अंदर। जो बिजनेस फैसिलिटेट करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में बात होती है। देखिए, आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, कुछ टॉपिक्स बिजनेस स्टडीज के आपको यहां देखने को मिलेंगे, है ना, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको यहां बताया जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, हम बात करेंगे यहां नाबार्ड के बारे में, ठीक है। हम यहां बात करेंगे आईएफसीआई के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में यहां बात की जाएगी। बहुत सारी कंपनीज के बारे में बात की जाएगी यहां बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में, क्योंकि हमारे देश में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो उसको फैसिलिटेट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस कैसे कंडक्ट हो रहा है, कौन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, वो सारे टॉपिक्स हम यहां पढ़ेंगे। अब डिफरेंस क्या है ये समझिए। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इट इज कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, whereas business and commercial knowledge is completely theoretical topic। यहां समझने की सारी बातें और यहां पे याद रखने की बातें बहुत आएंगी। यहां रट्टा मार 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 वो वाली बात होगी, भाई रट्टा मारना पड़ेगा यहां आपको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के अंदर, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीटली समझने वाली रहेगी। तो इसके टॉपिक्स भी हम पढ़ेंगे, इसके साथ साथ बीच में इसका याद करने वाला टॉपिक हम कंसीडर करते रहेंगे, ताकि एग्जाम आते आते सारी याद करने वाली बातें आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा बहुत कुछ समझने वाला भी होगा यहाँ पे। यूं समझिए कि प्रपोर्शन जो है याद करने वाली चीजों का, याद रखने वाली चीजों का यहां ज्यादा है। जैसे मान लीजिए 70% और 30% समझने वाला है,
यहाँ 100% समझने वाली बात होगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो पढ़ेंगे ही, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स वो है जो आप 11th में पढ़ के आए, उसके टॉपिक्स हैं एडवांस वर्जन में। इसके अलावा एक टॉपिक और है जो आपने वहां माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा था, वो है बिजनेस साइकिल्स। ठीक है, ये एक टॉपिक और ऐड किया गया है, बिजनेस साइकिल्स। अब क्या होते हैं बिजनेस साइकिल्स? देखिए, हम कहते हैं ना तेजी चल रही है, मंदी चल रही है इकोनॉमी के अंदर। तेजी मंदी क्या होता है भैया? तेजी चल रही है इसका मतलब क्या है? हर दुकानदार खूब सेल कर रहा है, जचा के माल बेच रहा है अपना, वो तेजी होती है, यानी इकोनॉमी में खूब डिमांड है। और मंदी आ गई, अभी देखो कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है और वर्ल्ड वाइड रिसेशन आ चुका है, जबरदस्त रिसेशन आ चुका है। ठीक है, और इसके क्या इफेक्ट होंगे वो अभी हम बता भी नहीं सकते। इनफैक्ट कोई भी इकोनॉमिस्ट जो है इसके ऊपर एग्जैक्टली कुछ भी बोल नहीं पा रहा है एट प्रेजेंट, ये सिचुएशन है। लेकिन 4-6 महीने बाद हम इसके जो भयंकर दुष्परिणाम है, इसके जो बैड इंपैक्ट है जबरदस्त वाले हमारी इकोनॉमी पे, वर्ल्ड इकोनॉमी पे, वो हम देखेंगे। मंदी चल रही है अभी, हालांकि ओपन हो चुका है, अनलॉक हो चुका है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो शॉपकीपर्स खाली बैठे हैं, बिल्ले बैठे हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है, तो ये मंदी का टाइम है। हो सकता है एक टेम्परेरी फेज हो, लेकिन कई बार एक लंबे टाइम तक भी मंदी चलती है। ठीक है, तो तेजी क्या है इकोनॉमी के अंदर? बूम। और मंदी क्या है? रिसेशन क्या है? उसके बारे में बात होगी यहाँ पे। तो रिसेशन क्या होता है, बूम क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे बिजनेस साइकिल्स में। देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना है कि ये टॉपिक 11th क्लास में भी जोड़ा जाए, बच्चों को पता होना चाहिए इसके बारे में। लेकिन अब ये तो सीबीएसई के हाथ में ना, हमारे हाथ में नहीं है। तो बिजनेस साइकिल जो है वो यहां हम पढ़ लेंगे, क्योंकि एक सीए स्टूडेंट को इकोनॉमी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और इकोनॉमिक साइकिल्स, बिजनेस साइकिल्स का पता होना बहुत जरूरी है। बिजनेस एनवायरनमेंट और कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए काफी अच्छे से आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब देखिए, दो तरीके के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। एक वो स्टूडेंट जो ये कहेंगे सर 100 नंबर का पेपर है, हमें तो मार्क्स लाने हैं। ठीक है, हमें तो सिर्फ मार्क्स लाने हैं, हमें तो सबसे आगे रहना, ये बीमारी है भैया। कंपटीशन एक बीमारी है और हर किसी को लगा है कंपटीशन, है ना। हर एक आदमी किसी दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगा हुआ है। हमें ये सब नहीं करना। मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से मैं पढ़ाने को एंजॉय करता हूं, ठीक उसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को, अपने पढ़ने को एंजॉय करें, तब मजा आएगा। इकोनॉमिक्स क्या, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसको इस अप्रोच के साथ पढ़ा जाता है तो बहुत मजा आता है, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। तो मार्क्स की गणित को हटा दीजिए, है ना। जो टेस्ट लिए जाएंगे वो तो ये देखने के लिए है आपने कितना समझा। अगर आपको उसमें लगे कि हमने कम समझा है तो और एफर्ट्स बढ़ा दीजिए, एंजॉयमेंट की लिमिट को और बढ़ा दीजिए। ऐसा करना पड़ेगा आपको। देखिए, मुझे पढ़ाने में मजा आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने स्टूडेंट बैठा है कि नहीं बैठा है, एक बैठे हैं, 50 बैठे हैं, 100 बैठे हैं, क्योंकि पढ़ाना ही मेन पर्पस है। तो आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए, पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, उसको एंजॉय करना सीखिए, तब तो देखिए मजा आएगा इकोनॉमिक्स पढ़ने का। तो मार्क्स की अप्रोच के साथ अगर आप मेरे साथ डील करना चाहते हैं तो भूल जाइए इस क्लास को, मत देखिए हमें, मेरे यहाँ एडमिशन मत लीजिए। लेकिन अगर एंजॉय करना चाहते हैं तब डेफिनेटली ये हमारे लिए काम की बात होगी। और जिसने एंजॉय करना सीख लिया, मार्क्स तो पीछे पीछे आ ही जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी उसकी। तो देखिए, अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं अगले स्टेप में कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है और उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक रहेंगे हमारे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके गाइस, चलिए बात करते हैं। तो गाइस देखिए, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है या माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें अगर हम बात करें दो मेजर टॉपिक्स की, तो वो है ये डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है तो कहा जाता है इट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, है ना। क्या है? कुछ नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, खाली डिमांड एंड सप्लाई तो है। एक लिहाज से, एक तरीके से, एक नजरिए से देखा जाए तो बात ठीक भी है, क्योंकि जो चीजें बेस्ड है वो डिमांड एंड सप्लाई पे, यही तो वो बेसिक पिलर है जिसके सराउंडिंग में सारा खेल खड़ा है। देखिए, अगर हम जिंदगी जीने की बात करें, हमारे सर्वाइवल की बात करें, हमारे एग्जिस्टेंस, हमारे अस्तित्व की बात करें, तो वहां पे भी डिमांड और सप्लाई अप्लाई होती है। कैसे? हम डिमांड करते हैं ऑक्सीजन की और सप्लाई करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, और इसका ऑपोजिट कॉम्बिनेशन हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट्स डिमांड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की और सप्लाई किसकी करते हैं? ऑक्सीजन की। तो ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये देखिए कि लाइफ का जो बेसिक रूल है वो भी डिमांड एंड सप्लाई पर टिका हुआ है। अब आप पढ़ने आए हैं, आप डिमांड कर रहे हैं,
इसलिए मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मैं सप्लाई कर रहा हूं। ये भी डिमांड एंड सप्लाई है। तो यूं देखा जाए तो एक नजरिया बिल्कुल सही है कहने का दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, और बाकी सारे पॉइंट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स जो निकलेंगे वो डिमांड एंड सप्लाई से निकलेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो डिमांड एंड सप्लाई है सारा खेल। डिमांड होती है तो सप्लाई भी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड के बारे में। देखिए यहां मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको कुछ आता ही नहीं है इकोनॉमिक्स में, बिल्कुल जीरो से शुरुआत हो रही है। मैं ये मानकर चल रहा हूं दैट आप एकदम निल हैं, निल बट्टा निल हैं। ठीक है, कुछ नहीं आता, एकदम बेसिक से, एकदम शुरुआत से बात करें। तो मेरा यही तरीका है यहां ये पढ़ाने का। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहां पे कि ये जो टॉपिक्स आएंगे यहां पे, इसके साथ आप साइकोलॉजिकली कनेक्टेड है। फैक्ट ये है कि आप सारी बातें पहले से जानते हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको उसको सिस्टमैटिक करना नहीं आता, उसको फॉर्मूला देना नहीं आता, उसको फंक्शनल फॉर्म देना नहीं आता, उसको डायग्रामेटिक फॉर्म देना नहीं आता, उसको टेबुलर फॉर्म देना नहीं आता, उसको एक्सप्लेन करना नहीं आता, लेकिन जानते आप सब कुछ है। कैसे, उसको समझिए। जैसे हम बात करते हैं डिमांड की, कि सर थोड़ा समझाओ कैसे हम जानते हैं डिमांड के बारे में। तो सुनिए भाई, डिमांड की अगर हम बात करें, और डिमांड जो आप करते हैं, डिमांड जो मैं करता हूं, डिमांड जो हर कोई करता है, हर रोज करते हैं हम, तो हम डिमांड के बारे में तो जानते ही हैं। क्या जानते हैं डिमांड के बारे में? कि जब कोई चीज महंगी हो जाती है, भाव बढ़ जाते हैं, दाम बढ़ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? डिमांड कम कर देते हैं। और जब कोई चीज सस्ती हो जाती है, चीप हो जाती है, तब हम डिमांड को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। बिल्कुल वही बात है ना? आप रूटीन में ऐसा बिहेव करते हैं, और यही बिहेव हम कहां समझेंगे? यहां डिमांड के अंदर समझेंगे। समझे कि नहीं समझे बात को? हम डिमांड कौन सी चीजों की करते हैं? जो हमें पसंद है सर, जो पसंद है उसे ही मांगूंगा ना सर। बिल्कुल सही बात है। तो जो आपका टेस्ट है, जो आपकी प्रेफरेंसेस, आप वैसे डिमांड करते हैं। यही बात तो भैया मैं यहां समझा रहा हूं आपको, डिमांड के अंदर समझाऊंगा आपको मैं। तो ये डिमांड है। और भी बहुत सारी बातें जिसके बारे में आप जानते हो, है ना? कुछ ऐसी चीजें हैं जो महंगी है फिर भी खरीद लेते हो, और जितनी महंगी होती है उतनी ज्यादा खरीदते हो। जैसे कि डायमंड खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? डायमंड क्यों खरीदते हो? क्योंकि महंगा है। अभी 100 रुपए में 100 ग्राम मिले डायमंड तो कोई नहीं परचेज करेगा, है ना? तो यही तो डिमांड में पढ़ाया जाएगा भैया आपको। देखा जाए तो ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है, आप जानते हो ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स जो यहाँ पढ़ाऊं, अभी लिखूंगा सारे के सारे। ये सारे चैप्टर्स होंगे तुम्हारे, ये पूरा का पूरा चैप्टर है जो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये डिमांड की कुछ बातें हुई। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम डिमांड के अंदर देखेंगे। जैसे मेरा पड़ोसी कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाया, मान लीजिए उसने एक बहुत बड़ा सा एलईडी टेलीविजन परचेज किया है, और मैंने देखा, अब कीड़ा लगा कि नहीं लगा? कीड़ा लगा, लगा लगा, राइट? तो मैं क्या करूंगा? मैं भी ऐसा एक एलईडी टेलीविजन परचेज करने की कोशिश करूंगा। दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। हाँ, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपके मोहल्ले में कोई, आपके जानकार कोई प्रोडक्ट खरीदता है, आप उसको देखकर खरीद के लेकर आते हो, जेलेसी में खरीद के लेके आते हो। दिस इज डिमांड भैया। तो ये जानते हो आप ये सारी बातें, इन्हीं सारी बातों को हम यहां पढ़ेंगे। अब बताइए डिमांड करता कौन है? जो डिमांड करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम? गाइस उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। क्या बोलते हैं उसको हम? कंज्यूमर। तो अगर डिमांड को समझना है तो इस कंज्यूमर को भी तो समझना पड़ेगा। डिमांड समझना चाहते हो तो कंज्यूमर को भी समझो, क्योंकि डिमांड करने वाला कौन है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का बिहेवियर यहां हम समझेंगे। ठीक है, तो एक चैप्टर तो है डिमांड जिसके 2 पार्ट थे, एक चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर, उसके भी 2 पार्ट है। कार्डिनल एनालिसिस, ऑर्डिनल एनालिसिस, ये पूरा का पूरा चैप्टर होगा। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। उसके बाद हम कहां बात करेंगे? डिमांड के बारे में बात करेंगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर, तो कंज्यूमर बिहेवियर समझेंगे। अब कंज्यूमर यानी आप कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर मैं, कंज्यूमर हर कोई कंज्यूमर है भाई। जिसको भी सरवाइव करना है वो कंज्यूमर बनना ही पड़ेगा उसको। तो जो कंज्यूमर है उसका बिहेव कैसा होता है? आप भी जानते हैं अपने बिहेव को, मैं भी जानता हूं अपने बिहेव को। एक सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं कि भैया आप रूटीन में 3 रोटी खाते हो, 3 ब्रेड के पीस खाते हो, 3 रोटियां खाते हो आप, और जो सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको रोटी खाने से, जो मजा आता है, जो जॉय मिलता है,
अगर आप खाना खाने बैठे हैं, 3 रोटी खा के उठते हैं, तो आप मुझे बताइए कहां, कौन से रोटी पे आपको सबसे ज्यादा जॉय मिला, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला? तो आपका जवाब क्या होगा? सर पहली, फर्स्ट वन। ठीक है, सेकंड में अच्छा तो लगा लेकिन उतना नहीं जितना पहले पे लगा, तीसरे में और कम। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका बिहेवियर है। यही बिहेवियर हम यहां पढ़ेंगे। फिर से कह दूं, ट्यूशन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां हम समझेंगे इन सारी चीजों को, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन हमारे समझने का तरीका अलग होगा। डायग्रामेटिक फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, रूल्स की फॉर्म में, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की फॉर्म में, ये सारा चलेगा मामला यहां। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर है। अच्छा चलिए, एक बात का और जवाब दीजिए, एक और कंज्यूमर बिहेवियर बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक पैकेट है जिसमें 2 चॉकलेट है, 2, और एक दूसरा पैकेट और है जिसमें 4 चॉकलेट है। एक में 2 चॉकलेट है और एक में 4 चॉकलेट है। आप कौन सा चूज करेंगे? बताइए। क्या सोचा बच्चों ने कि सर जिसमें 4 चॉकलेट है, राइट? गलत जवाब। मैं कह रहा हूं एक में 2 चॉकलेट है और एक में 4 चॉकलेट है। चूज करिए। दोनों ही चूज करेंगे सर, 4 ये भी ले लेंगे, 2 ये भी ले लेंगे। ठीक है, दिस इज योर बिहेवियर। या मैं क्या कहूं आपसे कि इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो, एक में 2 चॉकलेट है, एक में 4 चॉकलेट है, किसी एक को ही चूज कर सकते हो। तब कौन सा चूज करोगे? जिसमें 4 चॉकलेट है। क्यों करोगे भाई? पहले केस में आपने दोनों ही पैकेट ले लिए क्योंकि फ्रीडम थी, दूसरे में आपने 4 चॉकलेट वाला लिया। क्यों? क्योंकि हर एक केस में आपने मैक्सिमम गेन करना चाहा, मैक्सिमम गेन करना चाहा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करना चाहा। ये आपका बिहेवियर है। ठीक है, और भी कई बातें पढ़ेंगे इसमें, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर भी पढ़ेंगे। जैसे इन केस ऑफ अल्कोहल, शराब मदिरा की बात करेंगे भैया। इन केस ऑफ अल्कोहल, आप पहला पैग लगाते हैं और पहला पैग जैसे ही जाता है आप कहते हैं दूसरा भी ले आ, और दूसरा पैग जाता है तो तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। यानी कुछ चीजें ऐसी है जो पीते जाओ या कंज्यूम करते जाओ, सेटिस्फेक्शन क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। कुछ चीजें होती है कंज्यूम करते जाओ, सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। पहली रोटी पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, दूसरी पे कम, तीसरी पे और कम। वहीं अल्कोहल के केस में हर एक पैक के साथ सेटिस्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर है और इसी बिहेवियर को हम यहां पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसके 2 सेगमेंट कौन कौन से? डिमांड एंड इलास्टिसिटी, इसके 2 सेगमेंट, कार्डिनल एनालिसिस एंड ऑर्डिनल एनालिसिस। तो ये चैप्टर होंगे। अब बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई कौन करता है? सप्लाई करने वाला होता है सप्लायर। ठीक है, आपके गली मोहल्ले में एक बनिए की दुकान होती है। ध्यान रखना, जब मैं यहां बढ़िया बोल रहा हूं तो किसी कास्ट को डिनोट नहीं कर रहा हूं। जब मैं बढ़िया बोल रहा हूं इसका मतलब ये क्वालिटी है। ठीक है, क्या क्वालिटी है वो भी लिख रहा हूं। देखो क्या क्वालिटी होती है एक बिजनेसमैन की, एक बनिए की, जो सप्लायर होता है उसकी। उसे भैया 3 चीजें बहुत पसंद है। कौन कौन सी? पहली है प्रॉफिट, दूसरी है प्रॉफिट, और तीसरी भी कौन सी है? प्रॉफिट। तो जो सेलर होता है, जो सप्लायर होता है, जो सप्लाई करने वाला होता है, वो किसके पीछे दौड़ रहा होता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट। ये भी विद्या बालन जैसा है ना, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। वैसे ही सप्लायर है, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। तो हमारा जो सप्लायर है उसको पसंद है प्रॉफिट। जहां प्रॉफिट मिला वहां वो निकल लेगा। जैसे देख लीजिए, एक पान की दुकान वाला बेचता है बिस्लेरी, ठीक है, और एक बोतल बेचने पर उसका प्रॉफिट मार्जिन है, मान लीजिए कितना? 2 रुपए। 20 रुपए में बेचता है, 2 रुपए कमा लेता है। ठीक है, अब एक और नया प्रोडक्ट बेच सकता है वो। क्या लिखा है? इस बार बिस्लेरी नहीं लिखा है, ध्यान से देखना क्या लिखा है? बिलसेरी। और बिलसेरी वाला कहता है 5 रुपए देंगे आपको। ठीक है, इसके स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पानी है इसका। वहीं यहां पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, बस लोकल प्रोडक्ट है। और कितना बेचना चाह रहा है? 5 रुपए। वो इसकी कॉपी है, बस नाम थोड़ा बदल दिया। और कितना ऑफर कर रहा है आपको? 5 रुपए। तो एज ए सप्लायर, एज ए सेलर, किसको बेचने में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा आपका? बिस्लेरी या बिलसेरी? बिलसेरी बेचने में आपका इंटरेस्ट रहेगा। ये सारी बातें यहां हम सप्लाई के अंदर पढ़ने वाले हैं, सप्लाई चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट मोटिवेशन होता है और उस प्रॉफिट मोटिवेशन के अकॉर्डिंग एक सप्लायर काम करता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, एक सप्लायर सप्लाई करता है तो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बनता होगा। सप्लाई करने से पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो हम पढ़ेंगे यहां पे एक चैप्टर और जिसका नाम है प्रोडक्शन। क्या नाम है उसका? प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन चैप्टर हम पढ़ेंगे। इस प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर हम सारी की सारी
प्रोडक्शन प्रोसेस को समझेंगे कि एक प्रोड्यूसर को कब प्रोड्यूस करना चाहिए और कब प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, या कौन से लेवल पर आकर रुक जाना चाहिए प्रोडक्शन की, ये सारा का सारा हम यहाँ स्टडी करेंगे। कई तरीके के टाइम पीरियड भी आएंगे, शॉर्ट टाइम पीरियड आएगा, लॉन्ग टाइम पीरियड आएगा। शॉर्ट टाइम पीरियड में एक प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा, लॉन्ग टाइम पीरियड में एक प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करेगा, ये सारा का सारा हम कहां पढ़ने वाले हैं, इस प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे के सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक समझने वाला होगा और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। अब देखिए, प्रोडक्शन जो है, जब आप किसी चीज को प्रोड्यूस करते हो तो प्रोड्यूस करने पर खर्चा भी तो आता है भाई साहब, खर्चा भी तो आएगा, कॉस्ट। प्रोडक्शन पे लगने वाला खर्चा क्या कहलाता है, कॉस्ट। तो हम पढ़ेंगे एक चैप्टर कॉस्ट। ठीक है, अब एज ए प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात करें, प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, प्रोडक्शन शुड बी मैक्सिमम एंड कॉस्ट शुड बी मिनिमम। तो कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कई तरीके की कॉस्ट आती है। जैसे एक सिंपल समझाऊं आपको, आप जानते भी हैं, एक होता है फिक्स्ड खर्चा और एक होता है वेरिएबल खर्चा, है ना। फिक्स्ड खर्चा वो होता है, फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो फिक्स रहती है, जैसे कि रेंट का एक्सपेंसेस जो आता है वो फिक्स होता है ना। और एक होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन हमारा होता है, ज्यादा कंजम्पशन करने पर ज्यादा खर्चा, कम कंजम्पशन करने पर कम खर्चा, वो वेरिएबल खर्चा होता है। तो कॉस्ट के कई टाइप्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा डायग्राम देखने को मिलेंगे आपको। तो कॉस्ट पे बहुत सारे डायग्राम्स देखेंगे, अलग अलग तरीके की कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको भी समझेंगे। तो प्रोडक्शन हुआ, कॉस्ट हुआ, सप्लाई हुई। अब जब आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको मार्केट में बेचोगे भी ना, सेल भी तो करोगे। जब सेल करोगे तो पॉकेट में जो रुपया आएगा उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं इसको, रेवेन्यू बोलते हैं। तो एक टॉपिक अपने को पढ़ना पड़ेगा, रेवेन्यू। ठीक है, जो पैसा बेचने पर जेब में आया वो रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के बारे में हम यहां बात करेंगे, एक चैप्टर ऐसा आएगा जिसके अंदर, अब देखिए, रेवेन्यू तो है इनकमिंग, कॉस्ट है आउटगोइंग। इनकमिंग और आउटगोइंग का जो डिफरेंस होगा, रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं। जो रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट या लॉस। देखिए, अगर कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है तो लॉस हो गया, रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट हो गया। वैसे इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रॉफिट वो लॉस है जो पॉजिटिव हो गया, लॉस वो प्रॉफिट है जो नेगेटिव हो गया। देखा जाए तो डायरेक्शन का फर्क है, चीजें दोनों एक ही है, इन दोनों के कंक्लूजन से ही आती है। तो हमें प्रॉफिट लॉस इसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, ये डिमांड करने वाला और ये सप्लाई करने वाला, ये दोनों होते कहां हैं, ये दोनों जहां भी होते हैं उसको बोलते हैं, उस जगह को या उस सिस्टम को, ध्यान रखना जगह वर्ड गलत है, सिस्टम को, जहां डिमांड करने वाला और सप्लाई करने वाला, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहां हो रहा है, काम मार्केट के अंदर हो रहा है। ठीक है, वो ऑनलाइन मार्केट है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी एक ऑनलाइन मार्केट ही है। ठीक है, अगर आप किसी दुकान पे जाकर फिजिकली कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो भी मार्केट है। आप फोन पे ऑर्डर करके कोई चीज मंगाते हैं वो भी मार्केट। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें डिमांड और सप्लाई करने वाले कनेक्टेड हो, जुड़े हुए हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। तो हमें अलग अलग तरीके के मार्केट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो कई तरीके के मार्केट देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, तो एक अलग तरीके का मार्केट है। वही अगर हम फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल की बात, मार्केट की बात करें तो वो एक अलग तरीके का मार्केट है। वही हम टूथपेस्ट इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री की बात करें तो वो एक अलग तरीके का मार्केट है ना। तो ऐसे कई तरीके के मार्केट, कई टाइप के मार्केट होंगे, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, और किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस डिसाइड होता है वो इसी मार्केट में ही तो डिसाइड होता है। देखिए, इस मार्केट में डिमांड की ताकत लगती है और सप्लाई की ताकत लगती है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई की ताकत लगती है। अगर किसी बाजार में, किसी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो जाए और सप्लाई बहुत कम, खूब डिमांड है, सप्लाई बहुत कम है, तो प्राइसेस क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, प्राइसेस हाई होते जाएंगे। और वाइस वर्सा, रिवर्स सिचुएशन हो कि सप्लाई खूब है, डिमांड बहुत कम है, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, ऐसी कंडीशन के अंदर प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो इस मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई फोर्स से क्या डिसाइड होता है, प्राइस डिसाइड होता है। तो एक चैप्टर और पढ़ेंगे अपने
प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्राइस डिटर्मिनेशन। तो ये सारे के सारे कनेक्टेड चैप्टर्स हैं। ठीक है, पहला ये पढ़ेंगे, फिर दूसरा ये, फिर नंबर 3 पे, ठीक है, नंबर 4 पे, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, इस तरीके से ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे। अब देखो, कोई भी किताब जब आप उठाते हो तो सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन वाले टाइम पे बात ही नहीं करेंगे। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे नहीं, हम इंट्रोडक्शन एकदम एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं क्या मान कर चल रहा हूं, आपको कुछ नहीं आता, एकदम खाली हो, एकदम ब्लैंक हो, तो ये सारी चीजें जब समझ लोगे तो उस इंट्रोडक्शन में इनके बारे में जो कुछ भी लिखा होगा वो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। मैं ना पढ़ाऊं तो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो है वो एकदम बाद में। और इन सब के अलावा एक चैप्टर कौन सा बताया था आपको? बिजनेस साइकिल्स और डिमांड फॉरकास्टिंग और आएगा। बिजनेस साइकिल्स एंड डिमांड फॉरकास्टिंग, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये सारे कनेक्टेड टॉपिक हुए और ये जुड़ा हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही है। माइक्रो और मैक्रो दोनों से जुड़े हुए ये टॉपिक है। ये और पढ़ेंगे हम यहाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिजनेस साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे और डिमांड फॉरकास्टिंग के बारे में। डिमांड फॉरकास्टिंग ये होता है, फॉरकास्टिंग मतलब समझते हो, फॉरकास्टिंग मतलब प्रिडिक्शन करना, तो डिमांड की प्रिडिक्शन करना, डिमांड की फॉरकास्टिंग करना। बिजनेस साइकिल के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था। तो ये सारा का सारा जो बोर्ड पे लिखा हुआ कौन टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे, ये चैप्टर से सारे के सारे 9 ये हो गए, 10, 11, 12, तो 12-13 टॉपिक है जो हम यहाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और मीनवाइल बीच बीच में आपको कुछ नोट्स, कुछ चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की होगी, जो आपको याद रखनी होगी उसके रिगार्डिंग। ठीक है गाइज, तो ये आज की हमारी क्लास थी, या मैं इसे क्लास नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये सिर्फ एक इंटरेक्शन था आपके साथ। ठीक है, हालांकि यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो वन वे कॉन्वर्सेशन हो रहा है, बीच बीच में हम ऑनलाइन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे लाइव फेस टू फेस बात भी करेंगे। तो देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा रोड मैप रहेगा, जर्नी मैप रहेगा। ठीक है, इसके अलावा स्टैट्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्टैट्स के भी बहुत सारे टॉपिक है जो मैं ही लूंगा आपके लिए। ठीक है, तो आपको बहुत ही डिटरमाइन होके अपने काम की तरफ आगे बढ़ना है और एंजॉय करना, ये बहुत जरूरी है। मार्क्स के बारे में नहीं सोचना, एंजॉय करते हुए आगे चलना है। तो गाइज, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पहले चैप्टर के साथ मिलेंगे हमारे, और वो होगा थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कार्डिनल एनालिसिस, कार्डिनल अप्रोच को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।